नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो मैं लेके आया हूँ मौलिक अधिकार पे, ठीक है, जो कि हमारे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, चैप्टर है, ठीक है। और संविधान अगर कोई अभ्यर्थी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो भारतीय नागरिक है, ठीक है, उनको भी अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, ठीक है, मौलिक अधिकारों का। तो मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान के भाग 3, ठीक है, संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। इतना पता चल गया। आगे देखते हैं। अब जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है, 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। अब वर्तमान में कितने हैं? अभी हैं 6 मौलिक अधिकार। अभी कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार। तो आप सोच रहे होंगे कि जो एक 7वां मौलिक अधिकार था वो कहाँ गया हमारा, ठीक है। तो वो अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार, ठीक है, जिसको 44वें संविधान संशोधन जिसको 44वें संविधान संशोधन ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार कर दिया गया। और कहाँ शिफ्ट कर दिया गया इसको हटा के? ये किसके अंतर्गत था? पहले अनुच्छेद 19 के एफ के अंतर्गत था। अनुच्छेद 19 में अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में उसमें था ये अधिकार। तो इसको वहाँ से हटा के क्या कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा के इसको कर दिया गया कानूनी अधिकार। और कहाँ रख दिया गया? इसको रख दिया गया अनुच्छेद 300 के ए का पार्ट बना दिया इसको, ठीक है। अनुच्छेद 300 ए के तहत क्या कर दिया गया? इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा समानता का अधिकार। तो आपको क्रम याद होने चाहिए इनके, ठीक है। पहला हमारा है समानता का अधिकार, ठीक है, 14 से 18। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इतना देख लिया। और ये इसको याद कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो को देखते जाइए लास्ट तक, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको। पहले हमें क्या लेना है? 4 लेना है, उसके बाद 3 लेना है, उसके बाद फिर 2 लेना है, फिर 3 लेना है, फिर क्या लेना है? 1 लेना है, फिर क्या लेना है? 1 लेना है, ठीक है। 4 3 2 3 1 1 ये कीवर्ड याद कर लेना आप, ठीक है। और इसके अंतर्गत आप सोच रहे होंगे क्यों बता रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ आपको। समानता का अधिकार कितना है हमारा? 14 से 18 के बीच में है, तो आसानी से 4 का गैप है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक 3 का गैप है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 24, तो आप 2 उसके लिए याद रखें। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसका कीवर्ड है 3। 4 3 2 3 1 1 ऐसे याद करना है। उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, ये अनुच्छेद 29 और 30 ये याद कर लेना है। उसके बाद है तुम्हारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ठीक है, ये याद रखना है। चलो, समानता का अधिकार 14 से 18, 4, ठीक है, 4 का गैप देखना है। उसके बाद इसमें अनुच्छेद 14 को देखेंगे हम। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता है, ठीक है। भारतीय नागरिकों को विधि के समक्ष समानता है, ठीक है। कोई भी विधि के समक्ष सभी नागरिक क्या हैं? एक समान है, ठीक है। सबके लिए एक ही विधि बनेगा, एक ही कानून बनेगा, ठीक है। भारत के सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 14 के तहत। अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग जन्मस्थान के आधार पर, आसानी से आप समझ सकते हैं। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद तीसरा है हमारा लोक नियोजन के अवसर में समानता। जो भी सरकारी विभाग हैं, सरकारी विभागों में के पदों के लिए
सभी नागरिकों को समान अवसर की क्या है, समानता दी जाएगी अनुच्छेद 16 के तहत। ठीक है, सरकारी नौकरियों के लिए, किसी भी सरकारी विभाग के पद के लिए सभी नागरिक क्या होंगे, एक समान होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 17 है हमारा अस्पृश्यता का अंत, और अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत या फिर ऐसी जो भी सामाजिक जो भी हमारी बुराइयां हैं उसका क्या करता है अनुच्छेद 17, अंत करता है। ठीक है, उसके बाद है 18वां क्या है, उपाधियों का अंत। 18वां क्या है, उपाधियों का अंत। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बिना राष्ट्रपति की सलाह के, ठीक है, बिना राष्ट्रपति की सलाह के भारत का नागरिक, कोई भी नागरिक बाहरी उपाधि धारण नहीं कर सकता। बाहरी उपाधि का मतलब ये है कि बाहर से कोई भी सम्मान स्वीकार नहीं कर सकता है। जैसे मिलते हैं ना व्यक्तियों को, बाहरी सम्मान भी मिलते हैं, अन्य देशों से भी मिलते हैं, तो बिना राष्ट्रपति के वो क्या करेगा, उपाधि धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमने 14 से 18 देख लिया। अब इसको याद कैसे रखना है, मेन बात ये है। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट को या कोई भी चीज़ों को याद करने के लिए दो तरीके होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या है वो दो तरीके। एक तरीका तो ये है, चलो पहले मैं इंटरनेट बंद कर लेता हूँ अपना, भूल गया था मैं बंद करना। हाँ, क्या है वो दो तरीके, वो हैं, एक तो हम एक कहानी बना सकते हैं, कहानी में पिरो के याद कर सकते हैं, या फिर दूसरा क्या है, हम कीवर्ड पकड़ेंगे। ठीक है, जैसे कीवर्ड है ना हमारे, मेन वर्ड जो है वो पकड़ना है हमें। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, अनुच्छेद 14 में हमने विधि देखी, अनुच्छेद 14 में क्या देखी, विधि देखी। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग देखा, जन्म स्थान देखा। ठीक है, अनुच्छेद 16 में हमने लोक नियोजन और अवसर देखा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता देखा, और अनुच्छेद 18 में क्या देखा हमने, उपाधियों का अंत देखा। ठीक है, तो आसानी से याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर में, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, ऐसे याद करना है। और दोस्तों, जो भी भारत सरकार के द्वारा जो भी सम्मान दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है, और सेना द्वारा दिया जाता है परमवीर चक्र, और महावीर चक्र, परमवीर चक्र, जो भी सम्मान दिए जाते हैं ना, वो ये इसी उपाधि के अंतर ही दिए जाते हैं। अनुच्छेद 18 के तहत ही क्या किए जाते हैं, सबको, नागरिकों को वितरित किए जाते हैं। ठीक है, चलो अगला है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, मैंने कीवर्ड बताया था ना ऊपर, हमने 4 कीवर्ड देखा, 4 से 18 देखा। अब हम क्या देखेंगे, 3, 4, 3, 2, 3, 1, 1 ऐसे बताया था मैंने। अब 3 के अंतर्गत क्या है, अनुच्छेद 19 से 22 है। ठीक है, अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अब जो हमारा मूल संविधान तैयार किया गया था ना संविधान सभा द्वारा, तो उसमें 7 मौलिक अधिकारों का जिक्र जो मैंने आपको पहले बताया अभी। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, वो संपत्ति का अधिकार कहाँ पे था, ठीक है, ये यहाँ पे था, ये 7वां पॉइंट था यहाँ का, अनुच्छेद 19 का। ठीक है, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार कर दिया गया, और अनुच्छेद 300A में शिफ्ट कर दिया इसको। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है तो ये है। और अब हम देखेंगे अनुच्छेद 19 को। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अब इसको एक कहानी के आधार पर मैं आपको याद कराऊंगा। ठीक है, कहानी के आधार पर याद करेंगे, इसके 6 पॉइंट देखेंगे। कोई आदमी है, ठीक है, कोई भारत का नागरिक है, और वो सरकार के कामों से क्या है, खुश नहीं है, तो वो क्या करता है, सरकार के खिलाफ पहले बोलता है। ठीक है, पहले सरकार के खिलाफ वो बोलता है, फिर क्या करता है, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता है तो एकत्रित होता है वो। अब बोलने से उसकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है तो शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित करता है। उसके बाद सभा समूह बनाता है, अकेले की आवाज़ तो पहुंच नहीं रही है सरकार के पास, तो अब क्या करेगा वो, सभा और समूह बना रहा है। सभा समूह बनाने से भी नहीं हो रहा है, एक पार्टिकुलर जगह से भी उसकी आवाज़ क्या सरकार के पास नहीं पहुंच पा रही है, तो वो क्या कर रहा है, पूरे भारत में आवागमन करता है। ठीक है, उसके बाद 5वें में क्या है, पूरे भारत में निवास,
तो आवागमन करेगा तो फिर निवास भी करेगा, कहीं ना कहीं रात को ठहरेगा ही भाई, ठहरेगा भी ना वो, ठीक है। उसके बाद छठा है, पूरे भारत में कहीं भी रोजगार करने की स्वतंत्रता क्या है, अनुच्छेद 19 का छठा पॉइंट कहता है, ठीक है। ये याद कर लेना है। तो पहले वो बोलता है, आवाज़ नहीं पहुंची, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होता है, फिर सभा समूह बनाता है, फिर पूरे भारत में आवागमन करता है, आवागमन करेगा तो फिर निवास भी करेगा, निवास करेगा तो फिर रोजगार भी करेगा, ठीक है। खाने के लिए, पेट पालने के लिए रोजगार भी करना पड़ेगा उसे, ठीक है, तो रोजगार कर रहा है। तो हमने ये 6 पॉइंट देख लिया अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराध के दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, ठीक है। अपराध के दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। तो इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 20 अपराध के दोष सिद्धि के संदर्भ में, ठीक है। भारतीय नागरिक को ये मौलिक अधिकार दिया गया अनुच्छेद 20 के तहत कि अपराधी को उसी कानून से सजा दी जाएगी, ठीक है, उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी जो उसके अपराध करते समय था, ठीक है। अब जैसे उसने 6 महीने पहले कोई अपराध करा है, ठीक है, उसने 6 महीने पहले कोई क्या किया, अपराध किया, तो उसका केस चल रहा है न्यायालय में, ठीक है। 6 महीने पहले अपराध किया, अभी तक उसका केस चल रहा है, ठीक है। तो 6 महीने पहले उस अपराध के लिए 1 वर्ष का सजा का प्रावधान था। तो अभी वो क्या हो गया है, अभी वो उसकी जो सजा का प्रावधान था वो 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है, 2 वर्ष कर दिया गया है। तो अभी उसको 2 वर्ष की सज़ा नहीं होगी, 6 महीने के बाद भी उसको अभी के कानून के हिसाब से सज़ा नहीं देगी न्यायालय, उसको 1 वर्ष की ही सज़ा होगी, ठीक है। तो उसने जिस टाइम उसने अपराध किया होगा उसी के अनुसार, उसी के कानून के अनुसार उसको क्या दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी। दूसरा पॉइंट है, अपराधी को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अपराधी को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। खुद के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आपने ये किया है, आपको झूठ बोलना पड़ेगा कि आपने ही ये अपराध किया है, ऐसे बाध्य कोई भी नहीं कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा अपराधी को, ना कि फिर एक ही बार अपराध जो उसने किया है उसके लिए पुलिस विभाग उसको बार बार पकड़ के ले आए, ये भी नहीं करेगा, ठीक है। ये भी मौलिक अधिकार है हमारा अनुच्छेद 20 के तहत। अब अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार भी कहा जाता है इसे, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत उसके जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, ये कहता है अनुच्छेद 21 का ए। अब ए को देखते हैं हम, 86वें संविधान संशोधन 2002, ठीक है, ये संशोधन याद करना है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा क्या करेगी, प्रशासन उसको प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। यह क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का मौलिक अधिकार हो गया है अब 2002 के बाद, 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद, ठीक है। तो हमने 2 पॉइंट देख लिए, ठीक है। और इसमें मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ, भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, ठीक है, अधिनियम 2010 का ये, ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक है, 2010 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया, कब, अक्टूबर 2010 में, ठीक है, अक्टूबर 2010, ठीक है, अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो मुख्य वो है, ठीक है, मुख्य पीठ है इसकी, वो है कहाँ, नई दिल्ली में है। जबकि 4 अन्य और इसके संस्थान बनाए गए हैं, वो कहाँ पे बनाए गए हैं, पहला तो हमने दिल्ली में देखा, दूसरा है भोपाल, तीसरा पुणे में है और चौथा कहाँ है, कोलकाता में एवं चेन्नई में भी है, ठीक है।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद जो हमने 21 देख रहे हैं हम, इसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, इसके तहत सरकार का दायित्व ये बनता है दोस्तों, अनुच्छेद 21 के तहत, कि वह अपने देश के नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। ठीक है, ये क्या है, सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए भारत सरकार ने जो ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कह रहा हूँ ना मैं, ये अधिनियम 2010 में, अक्टूबर 2010 में पारित किया है। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन जाए कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया, किससे संबंधित है, तो ये पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 21 इतना इम्पोर्टेंट है कि भारत के नागरिक को अच्छे वातावरण में रहने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अच्छा खाना खाने की स्वतंत्रता है, अच्छी जगह पे घूमने की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत है, ये अनुच्छेद 21 के तहत ये प्रावधान है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब है अनुच्छेद हमारा 22। ठीक है, अनुच्छेद 22 को देखेंगे, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण है। अब गिरफ्तारी के संदर्भ में अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है दोस्तों। देखो, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराध के दोष सिद्धि के संदर्भ में क्या देखा हमने, उसमें 3 पॉइंट देखे, कारण पूछने का अधिकार। ठीक है, उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, तीसरा पॉइंट था एक अपराध के लिए क्या किया जाएगा, एक ही बार जो है दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 22 जो हमारा है वो है गिरफ्तारी के संदर्भ में। अब पहले ना आप इतना समझ जाना एग्जाम के हॉल में, जब आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो माइंड में, तो इतना समझना है कि अपराधी पहले अपराध करेगा, उसके बाद जो है गिरफ्तारी होगी। मतलब कि 20 में अपराध करेगा, 22 में होगी गिरफ्तारी। तो 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत भी पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, गिरफ्तारी के संदर्भ में क्या क्या जो है मौलिक अधिकार है हमारा, तो उसमें कहता है कि कारण पूछने का अधिकार है। एक तो आप कारण पूछ सकते हैं कि भाई क्या कारण है जो हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 24 घंटे के अंतर्गत नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराना। अर्थात कि आपको 24 अपराधी को 24 घंटे के अंतर्गत नज़दीकी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इसके अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। ठीक है, और अपराधी को मनपसंद कानूनी सलाह लेने की स्वतंत्रता है। उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता है, अपना मनपसंद वकील ढूंढ सकता है, अपने मनपसंद वकील से अपना केस सॉल्व करवा सकता है। ठीक है, तो अपना मनपसंद कानूनी सलाह लेने की जो है उसको क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, और अब जो हमने ये देखा है ना, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आज की वीडियो में हम आपको दो ही अधिकारों के बारे में बताऊंगा। क्यों बताऊंगा दो ही अधिकारों के बारे में, क्योंकि आप पहले दो अधिकारों के बारे में अच्छे से पढ़िए, एनालिसिस करिए, दिमाग में बैठाइए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो हमारे बच जाते हैं अगले पार्ट में उसको कवर करेंगे। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए।